हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी देखे सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा क्या है और कब और किसने शुरुआत की थी इसकी। तो इसका आंसर है बच्चों, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत 1206 ईस्वी में की थी। इसका मतलब ये होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इस प्रथा की शुरुआत की थी 1260 ईस्वी में। और इसका अर्थ ये होता है कि धन के जगह तनख्वाह के रूप में भूमि देना, यानी ज़मीन देना। इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या राज अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन के में रुपये पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। मतलब जो कर्मचारी होते थे, राज का सैनिक हो चाहे राज के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो उसे वेतन के रूप में रुपयों की जगह भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी जो इक्ता प्रथा था, जो इल्तुतमिश से शुरुआत की थी, उसका अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और फिर से राज कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान शुरू किया था उन्होंने। अब इल्तुतमिश का इतिहास क्या है, तो पहला पॉइंट है इसका, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यानी इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का जो सल्तनत था उसका वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक, यानी 26 वर्ष तक रहा था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम भी था। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सूबेदारों का एक दल, यानी तिकर्ण एचहलगानी बनाया था उन्होंने। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था से पहले यह चलन थी। मतलब इल्तुतमिश जो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी उससे पहले भी चलन में था। इसकी शुरुआत भारत से बाहर फारस यानी ईरान तथा पश्चिमी एशिया में शुरू हो चुकी थी। मतलब इंडिया में शुरू नहीं हुआ था, इंडिया के बाहर ईरान वगैरह में या पश्चिमी एशिया कंट्री में शुरू हुआ था। उदाहरण के तौर पर पहला नंबर में है, भारत के मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी यानी हरियाणा का क्षेत्र इक्त के रूप में दिया गया था। यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्त के रूप में हरियाणा एक राज्य दे दिया गया था। ये इतिहास का पहला इक्त था। दूसरा ये है कि मोहम्मद गौरी द्वारा उच्च यानी सिंध का क्षेत्र इक्त के रूप में नसीरुद्दीन कुबाचा को दिया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इक्त की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अब इक्त कितने प्रकार के होते हैं? इक्त दो प्रकार के होते हैं। एक छोटी इक्त होती है, ये आमतौर पर वेतन के रूप में सैनिकों को दी जाती है और इससे संबंधित इक्तेदार केवल राजस्व वसूली करना था। मतलब ये छोटी इक्त जो है वो केवल वेतन के रूप में सैनिक को दिया जाता था और इससे संबंधित इक्तेदार जो है केवल राजस्व वसूली करना था। दूसरा है बड़ी इक्त, यानी महत्वपूर्ण क्षेत्र अमीरों व सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे उसमें अमीरों और सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। ये इक्तेदार इक्त भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिकों और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। उसके बाद इक्त प्रणाली की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? तो इक्त प्रणाली की शुरुआत प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई थी। यानी इक्त प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो तुर्की के सुल्तानों की आवश्यकता से हुई थी। यानी राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिसमें राजस्व वसूली आसानी से ना हो, यानी राजधानी से बहुत दूर ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पर राजस्व की वसूली यानी टैक्स की वसूली करना आसान ना हो, सुल्तान द्वारा इक्त के रूप में दी जाने लगी थी। मतलब जो बहुत दूर है, जहाँ पर टैक्स वसूल करना बहुत मुमकिन नहीं है, तो उस तरह के इलाके इक्त के रूप में दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। और ये इक्ताएँ सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले प्रदान की जाती थी। मतलब ये इक्त जो दिया जाता था वो प्रशासनिक या फिर सेना में काम करने वाले लोग जो सेवा करते थे उनके बदले में उन्हें दी जाती थी।
इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएँ बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया। इस वजह से सुल्तानों ने इक्ताएँ बांट करके सीमावर्ती इलाकों को सल्तनत का एक प्रभाव स्थापित कर लिया था अपनी तरफ से, और नियमित रूप से राजस्व की वसूली दूसरी तरफ संबंधी अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अपनी योग्यता के अनुरूप वह राजस्व प्राप्त कर सकता था। मतलब इससे वो सीमावर्ती इलाकों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और उसी के जरिए वो राजस्व की वसूली भी आसानी से कर सकते थे या उससे अधीन क्षेत्र दिया जाता था अधिकारियों को। उसके बाद है इक्तेदारों के कार्य क्या होते थे। जो इक्तेदार होते थे उसके क्या कार्य होते थे। इसमें इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। यानी इक्ता के बदले जो इक्तेदार थे वह प्रशासनिक व सैनिकों के कार्यों को अपना पूरा करते थे। इक्ता से प्राप्त राजस्व में अपना वेतन व प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम सुल्तान को राजकोष में जमा कराता था। मतलब अब ऐसा नहीं कि किसी को इक्तेदारी में कोई राज दे दिया गया, कोई इलाका दे दिया गया तो मतलब वो पूरा उसी का मालिक हो गया, नहीं, वो राजस्व की वसूली करेगा वहाँ जाके। वहाँ करने के बाद जो उसका सैलरी होता था, वेतन होता था वो, और प्रशासनिक तौर पर जो खर्च होता था वो, और जो सैनिक का खर्च होता था वो निकाल करके बाकी जो राजस्व बचता था, रकम जो बच जाता था, उन्हें राजा के राजकोष में जमा भी करवाना होता था। यानी इस शेष रकम को फाजिल कहते थे, जो बच जाता था। और इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। यानी इक्तेदार जो है, अब कोई राज किसी को दे दिया गया, कोई इलाका, तो वो खुद के नाम से शासन नहीं करेगा, वो राजा के नाम से ही शासन करेगा और उसका पद वंशानुगत नहीं था। तथा इक्तेदार को 2 सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं है। मतलब इक्तेदार को जो है सिक्के चलाने का कोई अधिकार नहीं है, अपने नाम से सिक्का नहीं चला सकता या छपवा नहीं सकता या अपना फ़ोटो नहीं डलवा सकता है, वो राजा के नाम से ही चलाना पड़ेगा उससे। इक्तेदार का पद हस्तांतरित होता था, मतलब बदलाव होता था, मतलब इसके जगह पर कोई और भी आ सकता है। तो जो इक्तेदार है वो स्थानांतरित भी हो जाते थे और समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरण करता रहता था। मतलब कोई इक्तेदार को कोई इलाका दे दिया गया तो वो इलाका में हमेशा वो नहीं रहेगा, उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता था राजा के द्वारा। और फिरोज़ तुगलक ने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया था। मतलब उसके बाद जब फिरोज़ तुगलक आए तो उन्होंने इक्तेदार का जो पद है वो वंशानुगत कर दिए थे। अब इक्तेदारी प्रणाली का दोष क्या है। तो इक्तेदार सामान्यतः इक्ता की आय व खर्च में हेराफेरी कर भ्रष्टाचार करते थे। यानी इक्तेदार जो थे वो अपनी खर्च और उसमें हेराफेरी करके भ्रष्टाचार करते थे। इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। मतलब सब सुल्तान आए लेकिन इसको रोकने के लिए अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने कदम उठाए थे ताकि इक्तेदार जो हेराफेरी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको रोका जाए। उसका पहला पॉइंट है कि बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्त भूमि की आय का आकलन करता था। यानी बलबन राजा जो था वो ख्वाजा नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया था जो भूमि की आय का आकलन करता है, कितना इसमें आ सकता है और नहीं आ सकता, बचत हो सकता है। अलाउद्दीन ने इक्तेदारों के स्थानांतरण पर बल दिया और 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ते में नहीं रखा जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्तेदारों को 3 वर्ष के लिए किसी इक्तेदार इस क्षेत्र में रखा जाता था, एक क्षेत्र में रखा जाता था, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसके अलावा उसने इक्त प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया। उसके बाद इक्तेदार जो प्रणाली है वो राजाओं की तरफ से जो केंद्रीय शासन प्रणाली है उसका हस्तक्षेप बढ़ गया, यानी इंटरफेयर हर चीज़ों में उनका किया जाने लगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक की व्यक्तिगत आय तथा उनके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित किया गया था। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है व्यक्तिगत आय और सैनिकों का जो आय वेतन है उसको अलग अलग रूप से निर्धारित कराया गया था। उसके बाद चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदारों पर अधिक नियंत्रण लगाया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इक्तेदारों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा दिया है, यानी ला लिया उसमें, और उसने इक्तेदारों के समक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया। मतलब हर इक्तेदारों के क्षेत्र में एक आमिर नामक अधिकारी का नियुक्त किया
जो इक्ता का प्रशासन चलाता था, मतलब इक्तेदार जो उस इलाके का इक्ता था उसका वो प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का अधिकार इक्तेदार के पास रहने दिया था। यानी वसूली करने का जो अधिकार है वो इक्तेदार के पास ही रहने दिया गया। यानी इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक्तेदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह किए थे। इतने ज़्यादा नियंत्रण करने की वजह से जो इक्तेदार थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा या कई प्रकार के विद्रोह किए थे। अब इसके प्रमुख बातें क्या है। पहला है कि फिरोज़ तुगलक के समय इक्तेदारों पर वंशानुगत कर दिया गया। दूसरा है कि इक्तेदार और इक्ता प्रथा को प्रशासनिक रूप से इल्तुतमिश ने दिया था, जबकि उसे पद को स्थानांतरित रखा था। और लोदी काल में इक्तेदार को वजहदार कहा जाता था। अब अगला पॉइंट है इसका कि इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था और इसमें दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया जो स्क्रेच शैली में बना और भारत का पहला मकबरा माना जाता है। दूसरा है कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अजमेर की मस्जिद का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। तीसरा पॉइंट ये है कि इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। कहा जाता है कि उसने सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण कराया था। और चौथा पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए खास का भी निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला युद्ध था इल्तुतमिश ने तुर्की के राज को मंगोल आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बना दिया, यानी मिला दिया उसे। और तीसरा पॉइंट है इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर जीत तथा परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार जमा लिया था। और उसका चौथा पॉइंट है इल्तुतमिश की सेना हरम ए कल्ब कहलाती थी, यानी इल्तुतमिश की जो सेना था उसे हरम ए कल्ब कहा जाता था। और पांचवा पॉइंट है इल्तुतमिश के काल में मंगोलों ने चंगेज़ खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो ये वीडियो यहीं से ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।